हाँ जी, स्वागत है सभी का इस पढ़ने और पढ़ाने की महफिल में। मैं आपका साथी, आपका एजुकेटर सभी का जी स्वागत करता हूँ। देखिए, आज का सेशन रहने वाला है, बहुत ही प्यारा सेशन है और ज़बरदस्त सेशन है। आप ये मान के चलिए कि आज के जो क्लास होने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं, यूपीएससी के द्वारा महासागरीय जल धाराओं से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसी चीज़ को देखते हुए बच्चों ने रिकमेंडेशन भी किया। और ऑफलाइन की जो क्लासें चलती हमारी एनडी और सीडीएस के लिए, तो उन बच्चों के द्वारा भी बोला गया सर हमने महासागरीय जल धाराओं से क्वेश्चन देखे हैं, तो मैंने क्यों ना सोचा कि सभी बच्चों को ये प्रोवाइड करवाई जाए। इसलिए मैंने इस क्लास को रिकॉर्ड करने का प्लान किया और सभी बच्चों को यूट्यूब पर भी प्रोवाइड करवाई जाए, ताकि जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो लोग हैं, जो हमारा पेड बोर्ड बैच नहीं ले रखा, जो बच्चे अफोर्डेबल नहीं है लेकिन वो इस क्लास को देख सकें, तो इसीलिए मैंने इस क्लास को अपलोड करने का सोचा है यूट्यूब पर। तो देखिए दोस्तों, अगर इस क्लास को आप जब देखो तो आपके हाथ में एटलस होना जरूरी है। मेरा मानना ये है, जब तक आपके पास ऑक्सफोर्ड का एटलस नहीं है तब तक आप इस क्लास को समझ नहीं पाओगे। महासागरीय जल धाराएं बनती कैसे है, महासागरीय जल धाराओं का निर्माण कैसे होता है, किस तरह से ये अपवाह करती है, किस क्षेत्र से ये चलती है, इन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे विद मैप के थ्रू। और आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा पैनल पर, जो ये मैंने ये मैप ड्रॉ किया, बस आपके जस्ट थोड़ी सी क्लास से पहले ही ड्रॉ किया है ताकि टाइम की बचत की जा सके। ज्यादा लंबी क्लास ना जाए लेकिन टाइम की बचत हो सके। और इस तरीके से आपके पास जो मैंने मैप ड्रॉ किया, पूरी मेहनत की इस पर, ये आप लोगों के लिए किया ताकि ये आपको एज इट इज पीपीटी जो है आपको प्रोवाइड करवा दी जाए। जिससे मैं यहाँ पढ़ाऊंगा तो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आ रही थी बात समझ में? यहाँ तक चीजें क्लियर हो पा रही है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम को ना गवाते हुए। देखिए, ये हम मैप देखा भी है, ये आपका यूरेशिया हो गया, ये आपका अफ्रीका है, तो ये दक्षिणी अमेरिका, तो दिस इज नॉर्थ अमेरिका, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया है ना? यहां तक चीजें आपको समझ में आ पा रही होगी, है ना? तो अब देखिए, ये जल धाराओं का मैंने थोड़ा सा ड्रॉ किया है। इससे पहले अपन बात करते हैं, एक एक चीज पर चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जल धारा कहते किसे हैं। जब हमारी बात आती है महासागरीय जल धारा, तो टॉपिक की हेडिंग डाल लीजिएगा कॉपी के अंदर, और कॉपी के साथ साथ आप अपने नोट्स बनाने की कोशिश करो तो और भी अच्छा है। कि मैं बता देता हूं आपको, महासागरीय जल धारा, महासागरीय जल धारा। देखिए, टॉपिक का नाम देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए, जब ऐसा टॉपिक आपके सामने है कि महासागरीय जल धारा कहते किसे हैं, तो सवाल बहुत सारे उठते हैं मन के अंदर, और मन हमारा बहुत चंचल है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि जल धारा का अर्थ क्या होता है। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि जल धारा कहते किसे हैं। आ रही बात समझ में? देखिए, एक होती है धारा, एक क्या होती है आपकी धारा, एक होता है जी प्रवाह, एक होती है धारा, एक होता है प्रवाह, और एक होती है विशाल धारा। आर्य जी बात समझ? एक होती है विशाल धारा। तो इन शब्दों पर गौर कीजिएगा, ये शब्द आपसे पूछे जा रहे हैं कि एक होता है धारा, एक होता है प्रवाह, और एक होती है विशाल धारा। आर्य बात समझ में? इनको मैं यहाँ ऐसे ना लिखकर आपको इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ। यहाँ पर इसको लिख देता हूँ मैं धारा, है ना? तो जब हम बात करते हैं धारा की, तो धारा की जब बात करें तो सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने आता है, धारा कहते किसे हैं। तो धारा की जब बात आती है तो धारा किसे कहेंगे, जिसकी कोई सीमा हो। देखिए, जिसकी कोई क्या होगी, सीमा होगी, जिसकी कोई सीमा हो, कोई सीमा हो, और डायरेक्शन हो, और क्या हो, दिशा भी हो। तो जिसकी सीमा और दिशा दोनों होती है उसे क्या कहते हैं अपन, धारा कहेंगे। वहीं पर अगर मैं बात करूं प्रवाह की, जब प्रवाह की बात आती है तो आप लोगों को दिमाग में आता होगा कि प्रवाह किसे कहते हैं, ड्रिफ्ट, इंग्लिश में से बोलेंगे ड्रिफ्ट। तो प्रवाह किसे कहते हैं, प्रवाह की क्या होती है, ना तो कोई दिशा होती, ना तो कोई दिशा होती, ना ही कोई सीमा। आरी बात समझे? ना तो जिसकी कोई दिशा हो, ना ही कोई सीमा हो, उसे हम क्या कहेंगे, प्रवाह कहेंगे। आरी जी बात समझे? उसके बाद एक शब्द और मैंने डिनोट किया था जिसका नाम था विशाल धारा, जिसे हमने लिखा था विशाल धारा। आरी बात समझ में? जिसे हमने लिखा था विशाल धारा। विशाल धारा किसे कहेंगे, विशाल धारा का अर्थ है धारा का विस्तृत रूप, या धारा का विस्तृत रूप, धारा का बड़ा रूप आप बोल सकते हो। धारा का विस्तृत रूप ही आपका क्या कहलाता है, धारा का विस्तृत रूप, विस्तृत रूप आपका क्या कहलाता है, विशाल धारा कहलाता है। देखिए, धारा किस तरीके से तरंगों के रूप में चलती है धारा। आपको बता दूं मैं, जब आप धारा को देखोगे तो धारा इस तरीके से चलती है हमारी,
आ रही बात समझ में? जब धारा इस तरीके से चलती है तो इसे तरंग के रूप में देखते हैं। तरंग के रूप में देखते हैं तो कई बार ये भी सवाल पूछा जाता है कि तरंग का जो ऊपरी भाग है इसे हम क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं सरंग, हिंदी में क्या बोलते हैं? सरंग। और इसे बोलते हैं गर्त, टफ, इसे क्या बोलते हैं? गर्त। आ रही बात समझ में? ऊपरी हिस्से को क्या बोलते हैं? सरंग, नीचे वाले क्या बोलेंगे? गर्त। और दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम बोलते हैं लैम्डा, तरंग धैर्य। क्या कहेंगे? तरंग धैर्य, वेवलेंथ। आ रही बात समझ में? इसे बोलते हैं वेवलेंथ। आगे बस में तो इसे बोलते हैं वेवलेंथ। तो कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है तरंग, गर्त, वेवलेंथ, इनका संबंध किससे? तो ये तरंग से होता है और तरंग के रूप में इस बहती है, इसीलिए मैंने इसको बताया आपको। तो याद रखना, धारा किसे कहेंगे? जिसकी कोई सीमा और दिशा हो उसे हम क्या कहेंगे? धारा कहेंगे। प्रवाह किसे कहेंगे? जिसकी कोई ना तो डायरेक्शन फिक्स हो ना कोई लिमिटेशंस हो। आप अपोजिट आप देखिए, जब आप देखते हो हवा का जब पानी चलता, हवा जब चलती है तो हवा के साथ जो पानी गमन करना शुरू कर दे, जिस दिशा में हवा का प्रवाह हो रहा है उसी दिशा में गमन करना शुरू कर दे, उसे हम क्या कहेंगे? प्रवाह कहते हैं। क्योंकि वो हवा का अनुसरण करना शुरू कर रही है, उसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर, उसकी कोई फिक्स लिमिटेशन नहीं है ना उसकी फिक्स कोई दिशा है। लेकिन महासागरीय जो धाराएं होती है उनकी दिशा भी फिक्स होती है और उनकी लिमिटेशन भी होती है, वो फिक्स डायरेक्शन में चलती है। तो प्रवाह की कोई सीमा नहीं होती, ना ही कोई दिशा होती। प्रवाह हमेशा हवा का अनुसरण करते ही चलता है। आ रही बात समझ में? यहां तक चीजें क्लियर हो पा रही होगी, आई होप, है ना? अरे बस नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो आगे चलते हैं। जब हम देखते हैं इन धाराओं के बारे में चर्चा करते हैं, यहां तक चीजें क्लियर हो पा रही होगी। जब हम बात करते हैं महासागरीय धाराओं की, आपको छोटा सा एक डायग्राम के दूसरे समझाता हूं मैं। जब हम महासागरीय धाराओं की बात करते हैं तो ये आपको मान के चलिए ये आपका क्या है? दोनों तरफ महाद्वीप है और बीच वाले भाग में पानी मिलेगा आपको। आप इसको थोड़ा सा जस्ट ए मिनट, ठीक है? देखिए, जब हम बात करते हैं इसकी तो ये बीच वाला भाग है, इसमें पानी भरा हुआ है। क्या है जी? इसमें पानी है आपका। और जो साइडों में है उसे हम महाद्वीप बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? महाद्वीप बोलते हैं। अरे जी बात समझ में? साइडों में उसे हम महाद्वीप बोलेंगे, बीच वाले भाग को हम क्या बोलेंगे? महासागर बोलेंगे। तो आप इसको डिनोट कर सकते हो, अपन इसको डिनोट करते हैं। तो इसे लिख दो आप लोग महाद्वीप, इस तरीके से महाद्वीप। अरे बात समझ में? और ये भी आपका क्या है? महाद्वीप है। आ रही बात समझ में? लेकिन ये बीच वाला क्या आपका? महासागर है। इसे क्या लिखेंगे? महासागर है। आ रही बात समझ में? तो हमेशा याद रखना, जल धारा जो है महाद्वीपों के बीच में चलती है, महासागरों पर चलती है। ये जो क्षेत्र आपका दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा का पूरा क्षेत्र किससे डिनोटेड है? ये आपका पूरी पूरी महासागरीय धाराओं के रूप में चलती है। यहाँ से ये पूरा पूरा महासागरीय धारा है। हरी बसंत में इस क्षेत्र में महासागरीय धारा चलती है, महाद्वीपों से महाद्वीपों की ओर जो महासागरों पर चलती है उसी क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। हरी बसंत में ये ऊपरी सतह पर चलती है। टेम्परेचर जोन जो है या टेम्परेचर जोन है इसके ऊपर ये चलती है। तो आप लोगों को याद रखना ये चीज कि महाद्वीप से महाद्वीप की ओर ही महासागरीय जल धारा चलती है, महासागरों के अंदर बहती है ये धाराएं। आ रही बात समझ में? यहाँ तक चीजें क्लियर हो पा रही होगी। जब हम बात करते हैं इन महाद्वीपों की, जब हम इन महाद्वीपों की बात करते हैं तो अगर इन महाद्वीपों की बात करें तो अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग जल धाराओं को देखने को मिलेगा आपको। महाद्वीपों के किनारे पर जब कई बार हम देखते हैं तो आपको बता दो छोटा सा रीजन कि आप हमेशा याद रखना, जब भी महाद्वीपों के पूर्वी भाग की बात करेंगे, जब भी हम महाद्वीपों के पूर्वी भाग की बात करेंगे तो पूर्वी भाग में हमेशा हमें महाद्वीपों के पूर्वी भाग में हमेशा गर्म जल धारा देखने को मिलेगी। पूर्वी महाद्वीपों में पूर्वी भाग में महाद्वीपों के गर्म जल धारा देखने को मिलेगी। आरी बस में गर्म जल धारा, जबकि हम देखते हैं पश्चिमी भाग पर देखेंगे अगर जल धारा, और जबकि हम पश्चिमी भाग पर देखेंगे तो पश्चिमी भाग पर हमें क्या दिखाई देगी? पश्चिमी भाग पर हमें ठंडी जल धारा देखने को मिलेगी। पश्चिमी भाग पर ज्यादातर हमें क्या देखने को मिलेगी? अधिकतम हमें ठंडी जल धारा देखने को मिलेगी। आरी बात समझ में? ठीक है ना? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है कि यहां ठंडी और यहां गर्म। देखिए एक छोटा सा आपको तरीका बताता हूं। देखिए आपने कभी भी आप इस तरीके से आप इस महाद्वीप को समझ सकते हो कि अगर मैं बात करूं कि इस क्षेत्र में ये आपका महासागर वाला क्षेत्र है। आरी बात में आप देखेंगे कि इस क्षेत्र के अंदर क्या होता है
या टेम्परेचर जोन का निर्माण होता है। अगर हम देखेंगे महासागर का जल जो है, ऊपरी स्तर जो है, आपने कभी पानी की बाल्टी को धूप में गर्म रखा होगा कभी पानी को, और आप देखेंगे ऊपरी स्तर तो गर्म हो जाती है लेकिन नीचे ठंडा पानी मिलता है। आ रही बात समझ में? होता क्या है, नीचे वाले भाग में आपको ठंडा पानी मिलेगा जबकि ऊपरी भाग में आपको गर्म। तो जैसे हवा चलती है तो हवा के साथ ये पानी क्या होगा, यहाँ से ऐसे इसको क्या करेगा, आगे चलना शुरू कर देगा। तो यहाँ से जब ये चलना शुरू कर देगा यहाँ से, तो जो आपका गर्म हवा के साथ जो पानी चलता है वो आगे की ओर धक्का जाता है, नीचे से आपका ठंडा जल निकल के आता है। आ रही बात समझ में? लेकिन जो ऊपर जो और जो चल रहा है जल वो आपका गर्म है तो पूर्वी भाग में, जबकि यहाँ पर आप देखोगे व्यापारिक पवनों के द्वारा क्या होता है, जब यहाँ पर क्या होगा, इस सागर के जल को क्या होगा, आगे की ओर धकेला जाएगा, तो यहाँ से ठंडा जल ऊपर आएगा। तो महासागरों के जो महाद्वीपों के जो पश्चिमी भाग है उस पर कौन सा जल देखने को मिलेगा, आपको ठंडा जल देखने को मिलेगा। इसी कारण क्षेत्र में ठंडी जलधारा, उस क्षेत्र में आपकी क्या होगी, गर्म जलधारा का निर्माण होगा। अरे बात समझ में? यहाँ तक चीजें समझ पा रहे होंगे आप लोग, है ना। देखिए अब जब बात करते हैं इसके ओरिजिन्स की, महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हेडिंग डालिए आप लोग और देखिए कि इसके अंदर क्या होगा कि हम देखते हैं कि महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति, महासागरीय जलधारा की उत्पत्ति। जब हम बात करते हैं महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति की, तो महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति से कई बार सवाल पूछा जाता है, इनके ओरिजिन्स कैसे होता है। सबसे पहला पॉइंट आप लोग ध्यान रखना इसके ओरिजिन्स के अंदर, सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना, सबसे पहला कारण है पृथ्वी का घूर्णन। क्या होगा जी, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन। आ रही बात समझ में? पृथ्वी के घूर्णन के कारण किसका उत्पत्ति होती है, तो महासागरीय जलधारा की उत्पत्ति होती है। कैसे, देखिए कैसे होगा ऐसा। अगर मैं बात करूं आपसे कि पृथ्वी की उत्पत्ति के अंदर, अगर बात करें पृथ्वी के घूर्णन के अंदर कैसे इसकी उत्पत्ति होगी, आप देखेंगे कि जस्ट मिनट, ठीक है। जब आप देखेंगे ये आप मान सकते हो ग्लोब के अंदर, और ये ग्लोब के अंदर जब आप देखेंगे जो बीच वाला भाग है आपकी कर्क रेखा है, तो सॉरी विषुवत रेखा है, तो ऊपरी भाग में आपकी कर्क रेखा है और नीचे वाले भाग में आपकी मकर रेखा है। सारी बात समझ में? जब आप देखेंगे कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है, अगर पृथ्वी घूर्णन करती है तो किस दिशा की ओर करती है, तो हम सभी जानते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करेगी। पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करेगी। आ रही बात समझ में? तो पश्चिम से पूर्व की ओर जब ये घूर्णन करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर जब घूर्णन करेगी ये, जस्ट अ मिनट, मैंने उल्टा बना दिया इसको, थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा। डायरेक्शंस मैंने थोड़ी सी आपको गलत दे दी है इसके अंदर, ठीक है। जब पश्चिम से पूर्व की ओर ये घूर्णन करेगी, आप देखेंगे इसको इस तरीके से, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन कर रही है ना, यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर ये घूर्णन करती है, आपको दिखाई देगी। तो जब आप ऐसे देखेंगे तो पश्चिम की ओर पूर्व की ओर जब घूर्णन करेगी, तो जिस जो भूभाग वो घूर्णन कर रहा है, तो क्या होगा कि जल इसका साथ नहीं दे पाता। जल क्या इसका साथ नहीं दे पाता, किसका, भूभाग का, और वो जल क्या होगा, विपरीत दिशा में चलना शुरू कर देगा, जस्ट इसके उल्टा चलना शुरू कर देगा। तो जब जल इसके उल्टा चलना शुरू करेगा, तो आप देखेंगे जो जल है आपका विषुवत रेखा क्षेत्र में उल्टी दिशा में बहना शुरू कर देगा। आपकी जिस दिशा में पृथ्वी का घूर्णन हो रहा है, जस्ट उसके उल्टी दिशा में बहना शुरू करेगा, और जिस जल धारा की उत्पत्ति होती है इसके कारण, इसे हम बोलते हैं विषुवत रेखीय जल धारा। क्या बोलेंगे जी, विषुवत रेखीय जल धारा। आपको याद रखना है कौन सी होगी, विषुवत रेखीय जल धारा। आगे बात समझ में? तो आपसे सवाल रहेगा कि विषुवत रेखीय जल धारा जो है, विषुवत रेखीय जल धारा कहाँ चलती है, विषुवत रेखीय जल धारा। तो विषुवत रेखीय जल धारा की उत्पत्ति किसके कारण होती है, तो आपको याद रखना है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, तो इसका भूभाग साथ जल जो है भूभाग का साथ नहीं दे पाता, इसके कारण इसके अपोजिट दिशा में जल बहना शुरू कर देता है, और यही सबसे बड़ा रीजन है कि विषुवत रेखीय जल धारा की उत्पत्ति का सबसे बड़ा कारण बन के सामने आता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। दूसरा, अगर मैं रीजन बताऊं विषुवत रेखीय जल धारा के बाद, अगला जो रीजन रहता है वो हमारा रहता है तापमान। अगला कौन सा रीजन रहेगा, हमारा रहेगा जी तापमान। तापमान, अगर मैं तापमान की बात करूं, तो तापमान की जब बात आती है, तो जिस क्षेत्र में तापमान अधिक होगा या तापमान के बीच में डिफरेंस दिखाई देगा, तो जिस क्षेत्र में तापमान अधिक हो, देखिए जहां पर तापमान ज्यादा दिखेगा तो आपका जल का जो तल है, जल का तल, सपोज दैट की हम बात करें जल के तल की, आपको मैंने पीछे एक डायग्राम बनाया इसके अंदर, जैसे ये आपका जल का तल है। अगर यहां पर तापमान ज्यादा है, तो जो जल का तल होगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऊपर चला जाएगा। जल का तल क्या हो जाएगा, आपका ऊपर चला जाएगा। आ रही बात समझ में? जल का तल क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और जहां पर तापमान कम है, ये आपका तल क्या हो रहा है, उसके ऊपर टेम्परेचर के कारण बढ़ रहा है ना।
अरे टेम्परेचर के कारण बढ़ रहा है इसके तल का। जैसे क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, आपने कभी घर में पानी गर्म होते देखा होगा, घर में पानी गर्म होता है उसके बाद देखो जितना आपने डाला उससे थोड़ा सा ज्यादा आपको फील होता है। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स उनके बीच में गति बढ़ जाती है, और मॉलिक्यूल्स के बीच में जब गति बढ़ती है तो उसके कारण उसका तापमान बढ़ता जाता है, और तापमान बढ़ने के कारण उसका क्या जल स्तर जो है बढ़ रहा है। आ रही बात समझ में? वहीं पर आपने बर्फ को जमा के देखा होगा ना, कभी आपने डोंगा जो होता है उसके अंदर बर्फ रखी होगी आपने फ्रीजर के अंदर बर्फ जमाने के लिए, तो आप देखेंगे जो फ्रीजर के अंदर बर्फ आप भरकर रखते हो फिर भी आप बर्फ जमने के बाद उसके अंदर जो बर्फ है वो नीचे चली जाती है, बर्फ नीचे चली जाती है, ऊपर से फिर भी खाली रह जाता है। इसका रीजन क्या होता है, ठंड जहां पर होगी वहां पर मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होंगे, दूरियां कम होगी, इसकी वजह से वहां पर जल का तल नीचा रहेगा। जहां पर तापमान ज्यादा होगा वहां पर जल का तल उच्च रहेगा। तो हमेशा जल धारा ज्यादा से कम की ओर चलती है तो उच्च तल से निम्न तल की ओर जल धारा चलना शुरू कर देगी। तो आप देख सकते हो इस चीज को ऐसे बोल सकते हो कि क्या होगा कि उच्च तल से जहां पर तापमान क्या होगा, अधिक होगा, जहां पर तापमान क्या होगा, अधिक होगा, तो उस क्षेत्र से क्या होगा, जल धारा आपका उस क्षेत्र से जल धारा क्या होगी, निम्न तल की ओर। जहां पर कम तापमान है, जहां पर क्या होगा, तापमान क्या रहेगा, तापमान जो आपका कम रहेगा तो उस क्षेत्र की ओर क्या होगा, जल धारा चलना शुरू कर देगी। आपको ये पढ़ना है। आ रही बात समझ में? क्यों? क्योंकि क्या होगा, इस क्षेत्र में जल का तल क्या हो जाएगा जी, उच्च हो जाएगा। जल का तल जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल का तल उच्च हो जाएगा। आ रही बात समझ में? वहीं पर जल का तल अगर उच्च हो गया और इस क्षेत्र में क्या होगा, जल का तल क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। जल का तल जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल का तल आपका क्या होगा, निम्न होगा। तो कोई चीज ज्यादा से कम की ओर जा रही है। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगला जो हमारा रीजन रहता है वो रहता है हमारा, अगर अगले रीजन की बात करूं तो वो हमारा रहता है घनत्व के आधार पर भी क्या होता है, जल धारा की उत्पत्ति होती है। आ रही बात समझ? घनत्व के आधार पर भी क्या होगी, जल धारा की उत्पत्ति होगी। जिन क्षेत्रों में घनत्व ज्यादा होगा वहां पर जल का तल निम्न, वहीं जिन क्षेत्रों में जल का घनत्व कम होगा वहां पर जल का तल उच्च दिखाई देगा। तो उच्च तल से निम्न तल की ओर जल धारा चलना शुरू कर देगी। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है जी वाष्पीकरण। क्या आता है आपका, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण जो होता है, जिन क्षेत्रों में वाष्पीकरण अधिक होगा, जिन क्षेत्रों में वाष्पीकरण अधिक होगा लेकिन वर्षा कम हो, याद रखना है, वाष्पीकरण अधिक हो लेकिन वर्षा क्या हो, कम हो, उन क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं जहां पर क्या होगा, वाष्पीकरण अधिक होगा लेकिन क्या हो, वर्षा यहां पर कम हो, इन क्षेत्रों में वर्षा यहां पर क्या हो, कम हो, तो क्या होगा, जिन क्षेत्रों में वाष्पीकरण अधिक होगा तो वहां पर जल का तल उच्च होगा या निम्न होगा, तो जल का तल वहां पर अपने आप क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, जल का जो तल है जी वो क्या हो जाएगा, जल का तल आपका निम्न हो जाएगा। वहीं पर जहां वर्षा कम होगी वहां पर जल का तल वाष्पीकरण के कारण क्या होगा, यहां पर जल का तल क्या होगा, वाष्पीकरण के कारण जल का तल निम्न हो जाएगा। लेकिन जहां पर वर्षा अधिक होगी और वाष्पीकरण भी अधिक हो रहा है लेकिन वर्षा क्या हो रही है, अधिक हो रही है, तो उन क्षेत्रों में जल का तल क्या हो जाएगा जी, जल का तल उच्च हो जाएगा। जल का तल उच्च, जहां पर वर्षा हो रही है लेकिन जहां पर अकेला वाष्पीकरण हो रहा है और वर्षा नहीं हो रही तो वहां जल का तल क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। जबकि क्या होगा, जहां पर वर्षा अधिक हो रही है और वाष्पीकरण भी हो रहा है तो वहां पर जल का तल उच्च रहेगा, तो उच्च तल से निम्न तल की ओर क्या होगा, जल धारा चलना शुरू कर देगी। आ रही बात समझ में, यहां तक चीजें समझ में आ पा रही है, सीधी सी बात है, जल का तल जहां उच्च होगा वहां से निम्न तल की ओर जल धारा चलेगी। आगे बात समझ में। और विषुवत रेखीय जल धारा की उत्पत्ति किसके कारण होती है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। आ रही बात समझ में, ये सबसे बड़ा रीजन रहता है। और जहां पर वर्षा अधिक होगी वहां पर जल का तल अपने आप उच्च हो जाएगा, तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर जल धारा चलना शुरू कर देगी। ये सबसे बड़े रीजन रहते हैं। आ रही बात समझ में, यहां तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो पा रही होगी, है ना। तो ये चीजें आपको याद करना है कि उत्पत्ति के कारण क्या होते हैं, पृथ्वी का घूर्णन, घनत्व, तापमान, वर्षा, वाष्पीकरण, वायुदाब, ये सारे रीजन रहते हैं किसके, इसके ओरिजिन्स के, किसके, आपकी जल धारा के ओरिजिन्स के लिए क्या सारे सबसे बड़ा कारण रहता है। आ रही बात समझ में, यहां तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो पा रही होगी, है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगर हम आगे चलते हैं तो आगे अगर मैं बात करूं, अब महासागरीय जल धाराओं की उत्पत्ति तो हमने देख ली, तो अब हम बात करते हैं महासागरीय जल धाराओं का निर्माण और महासागरीय जल धारा किस क्षेत्र से कौन सी जल धारा चलती है। चलिए हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर की। ये आपका क्या है, अटलांटिक महासागर है। आ रही बात समझ में, ये जो अटलांटिक महासागर है इसके अंदर अगर मैं जल धाराओं की बात करूं तो अटलांटिक महासागर के अंदर चलने वाली जल धाराओं की अगर बात करें अपन, अटलांटिक महासागर में जल धारा जो चलेगी तो ये आपका विषुवत रेखीय क्षेत्र से आपकी जल धारा चलेगी इस प्रकार से।
आ रही बात समझ में? ये बोलते हैं इसे विषुवत रेखीय जलधारा। क्या बोलेंगे? विषुवत रेखीय जलधारा। आपको याद रखना है विषुवत रेखीय जलधारा, ये इक्वेटोरियल रीजन वाली जो आपकी बोल सकते हो, ड्रिफ्ट बोल सकते हो, विषुवत रेखीय जलधारा, विषुवत रेखीय जलधारा। आ रही बात समझ में? जस्ट इसके नीचे देखो तो ये भी आपकी क्या है जी? विषुवत रेखीय जलधारा है। ये भी क्या आपकी विषुवत रेखीय जलधारा है। ये ब्राजील वाला तट से यहाँ से होते हुए नीचे की ओर चली जाती है। तो ये तो आपका नॉर्थ अटलांटिक सी हो, ये आपका साउथ अटलांटिक सी हो गया, ठीक है ना। ये आपकी कैरेबियन सी में चली जाती है, आरी बासन में, और कैरेबियन सी से होते हुए ये फ्लोरिडा के पास से होते हुए ऐसे, ये आपका फ्लोरिडा है ये, तो यहाँ से निकलते हुए इस प्रकार से ये महासागर में चली जाती है, अटलांटिक में। आरी बासन में, है ना। यहाँ तक चीजें क्लियर हो पा रही होगी, है ना। और यहाँ से ये आपका जलधारा जो है आगे चलती जाएगी और विशाल धारा के रूप में गल्फ स्ट्रीम कहलाएगी। और एक इसकी दिशा जो है, एक इसकी ड्रिफ्ट चली जाती है उत्तरी सागर में, और एक आपकी चली जाती है नॉर्वे के क्षेत्र में। यहाँ पर आपका नॉर्वे बना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर नॉर्वे यहाँ ड्रॉ नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये आपका नॉर्वे वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर एक तो धारा इसकी चली जाती है नॉर्वे रीजन में, तो नॉर्वेजियन धारा बोलाती है, और ये आपकी एक नीचे की ओर आती है, तो ये आपकी उत्तरी सागर में चली जाती है। आ रही बात समझ में? और अब देखेंगे अपन, तो ये विषुवत रेखीय जलधारा यहाँ इन क्षेत्रों में है, और नीचे की ओर दक्षिणी जो आपके विषुवत रेखीय जलधारा है, ये उत्तरी विषुवत रेखीय, नीचे वाली दक्षिणी विषुवत रेखीय। इन दोनों के मध्य में इसी के विपरीत एक जलधारा उत्पत्ति होती है, जिसे हम बोलते हैं प्रति विषुवत रेखीय जलधारा, विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा। क्योंकि जल जो इन क्षेत्रों में इकट्ठा होने के बाद वापस चलना शुरू कर देता है, तो कई बार आपसे सवाल पूछाता है प्रति विषुवत रेखीय जलधारा कहाँ चलती है, तो दोनों जलधाराओं के मध्य में चलती है, तो इसे बोलते हैं प्रति विषुवत रेखीय जलधारा। आपको याद रखना ये चीज। तो प्रति विषुवत रेखीय जलधारा कहाँ चलती है, तो यहाँ चलती है, आपको याद रखना ये प्रति विषुवत रेखीय जलधारा। आ रही बात समझ में? प्रति विषुवत रेखीय जलधारा, ठीक है जी। नीचे वाली आपकी दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा है। आ रही बात समझ में? तो दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा आपकी नीचे वाली, उत्तर वाली विषुवत रेखीय जलधारा उत्तरी विषुवत रेखीय है, ये अटलांटिक सी में चलने वाली। यहाँ पर ये जलधारा क्या कहलाती है आपकी, यहाँ इस रीजन में, तो यहाँ पर आपकी कहलाती है फ्लोरिडा जलधारा। क्या बोलेंगे इसे? फ्लोरिडा। आ रही बात समझ में? तो इस रीजन में हम इसे बोलेंगे फ्लोरिडा जलधारा, ठीक है जी। फ्लोरिडा जलधारा इसे बोलेंगे यहाँ पर। और उसके बाद हम बात करें अगर, तो यहाँ पर इस क्षेत्र में इसे बोलेंगे गल्फ स्ट्रीम। क्या कहेंगे? गल्फ स्ट्रीम। तो कई बार सवाल रहता है गल्फ स्ट्रीम कहाँ चलती है, तो ये आपका रहता है जी गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम। आ रही बात समझ में? गल्फ स्ट्रीम की एक जो ड्रिफ्ट है वो चली जाती है नॉर्वे की ओर, इसे बोलते हैं नॉर्वेजियन धारा, नॉर्वेजियन धारा। आरी बात में नॉर्वेजियन ड्रिफ्ट बोल सकते इसे, लेकिन ये आपके साउथ में आती है, इसे बोलते हैं आपके बोल सकते हो उत्तरी सागरीय धारा, उत्तरी सागरीय धारा। आरी भाषा में ये उत्तरी सागर में तो उत्तरी सागरीय जलधारा बोल सकते हो आरी भाषाओं में, ठीक है ना। उसके बाद आप देखोगे यहां पर आपने देखा ये दक्षिणी विषुवत रेखा जलधारा, तो यहां पर इसे बोलते हैं ब्राजीलियन धारा। क्या बोलेंगे? ब्राजीलियन धारा, है ना। उसके बाद यहां से नीचे से एक ठंडी जलधारा चलती है। नीचे से कौन सी? ठंडी जलधारा। आरी बात समझ, नीचे से क्या चलेगी? आपकी ठंडी जलधारा चलेगी इस प्रकार से। आरी बात समझ, ठंडी जलधारा चलेगी और इस जलधारा को क्या कहेंगे? बेंगवेला जलधारा। क्या कहेंगे? इसका नाम क्या होगा? बेंगवेला जलधारा। तो याद रखना आप लोगों को, इस जलधारा का नाम क्या होगा? बेंगवेला जलधारा। आप देखेंगे जिस क्षेत्र में ठंडी जलधारा चलती है, ये आपकी ठंडी जलधारा, जिन क्षेत्रों में ठंडी जलधारा चलेगी वहां पर उच्च वायुदाब का निर्माण होगा, वहां पर हाई प्रेशर अधिक बनेगा। उच्च वायुदाब बनने के कारण क्या होगा? इन क्षेत्रों में आपके सबसे अधिक मरुस्थलों का विकास देखना मिलेगा। आरी बात समझ, तो कई बार सवाल रहता है सबसे अधिक मरुस्थल पश्चिमी भागों में क्यों निर्मित हुए हैं? तो ये सबसे बड़ा रीजन रहेगा, पश्चिमी भागों में आपको ठंडी जलधारा देखने को मिलेगी। ये बेंगवेला जलधारा, ये ठंडी जलधारा है, और इसी ठंडी जलधारा होने की वजह से आप देखोगे इस क्षेत्र में नामीबिया मरुस्थल का निर्माण हुआ है। किसका? नामीबिया मरुस्थल का निर्माण हुआ है।
हम पढ़ते हैं जब ज्योग्राफी के अंदर वर्ल्ड मैपिंग के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा है, नामीबिया मरुस्थल है, और इस नामीबिया मरुस्थल का निर्माण होने में सबसे बड़ा सहयोग रहता है इस बेंगवेला जलधारा का। और ये बेंगवेला जलधारा एक ठंडी जलधारा है जो इस क्षेत्र में क्या करेगी, हाई प्रेशर बनाएगी और वर्षा नहीं होने देगी। आ रही बात समझ में, यहाँ तक समझ में आ पा रहा होगा, है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहां से ये आपको एक छोटा सा यहाँ द्वीप है आपका, और उस द्वीप का नाम है ग्रीनलैंड, छोटा सा नाम, और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और ये ग्रीनलैंड है। और ये ग्रीनलैंड से इस क्षेत्र से एक जलधारा चलती है जिसे हम बोलते हैं, और यहाँ से इस क्षेत्र से ठंडी जलधारा चलती है जिसे हम बोलते हैं, ये आपके ग्रीनलैंडियन जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है। आ रही बात समझ में, ये आपकी कौन सी है, ठंडी जलधारा है, ऊपर से आ रही है, ठीक है ना। इसे बोलते हैं लबैड्रो जलधारा। कौन सी है, लबैड्रो जलधारा। और यहां तक आते आते इसको मैं यहां से इसको ऐसे कर देता हूं आप, ताकि आपको गलत फहमी ना रहे, ठीक है जी। ये नीचे की ओर आती रहेगी ऐसे, और इस ये क्या आपकी ठंडी जलधारा है, और इसे बोलते हैं अफ्रीका वाले क्षेत्रों में इसे बोलते हैं केनारी धारा, केनारी जलधारा। क्या बोलते हैं, केनारी, केनारी। आ रही बस में, कौन सी, केनारी जलधारा। तो आपको याद रखना है। तो कई बार आपसे सवाल पूछा था केनारी जलधारा ठंडी जलधारा है या गर्म जलधारा, तो केनारी ठंडी जलधारा है, आपको याद रखना। ये ऊपर से आने वाला लबैड्रो जो जलधारा है जो यहाँ ग्रीनलैंड और इसके बीच में से आती है, लबैड्रो जलधारा है, उसी का विस्तृत रूप आगे चलकर क्या है, केनारी। यहाँ पर केनारी द्वीप पाया जाता है, उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया केनारी जलधारा। और इस केनारी जलधारा के कारण ये क्या ठंडी जलधारा है, और इस ठंडी जलधारा होने की वजह से इस क्षेत्र में आप देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल बन चुका है, बना हुआ है। कौन सा है, सहारा मरुस्थल। ये केनारी जलधारा रीजन के कारण यहाँ पर किसका निर्माण हो गया, सहारा मरुस्थल का। आप देखेंगे तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो क्या है, विश्व का सबसे गर्म और सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा। किसके कारण, यहाँ पर केनारी जलधारा का भी प्रभाव देखने को मिलता है। आ रही बात समझ में, यहाँ तक कोई भी किंतु परंतु भी किसी भी बच्चे को, बताओ यहाँ तक कोई किंतु परंतु नहीं है ना। देखिए यहाँ पर ये क्या, सहारा मरुस्थल है, ये सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और इसका निर्माण केनारी जलधारा ठंडी जलधारा होने की वजह से इसका निर्माण हुआ है। वहीं पर नामीबिया मरुस्थल आप देखोगे ये भी ठंडी मरुस्थल जलधारा के कारण। यहाँ पर आपका एक दक्षिणी अफ्रीकी जो मरुस्थल आपके अंदर कौन सा है, कालाहारी मरुस्थल है, और ये कालाहारी मरुस्थल भी किसके कारण निर्माण हुआ है, इस कालाहारी मरुस्थल का भी निर्माण इस बेंगवेला का कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिलता है। आ रही बात समझ में, है ना। अगर मैं बात करूं इस क्षेत्र के अंदर, तो इस क्षेत्र में आप देखो मैंने ये गल्फ स्ट्रीम बताया, जहां पर ये जलधाराएं मिलती है, गल्फ स्ट्रीम और आपके जो यहाँ पर ये जलधारा आपकी मिलती है, जो ये गल्फ स्ट्रीम और ये जलधाराएं आपकी जहां मिलती है, यहाँ पर ठंडी और गर्म जलधारा का क्या होता है, मिलन होता है। और जहां ठंडी और गर्म जलधारा का मिलन होता है वहां पर कोहरा छा जाता है। क्या छा जाता है, कोहरा बन जाता है। जब कोहरा बन जाता है तो इस क्षेत्र में सबसे अधिक एक्सीडेंट्स देखने को मिलेंगे। आपने टाइटैनिक मूवी का नाम सुना होगा, और टाइटैनिक जो जहाज था वो यही आके यहीं टकराया था। क्यों, क्योंकि यहाँ एक्सीडेंट क्यों हुआ, जब यहाँ पर ठंडी और गर्म जलधारा मिलती है तो इतना कोहरा छा जाता है कि यहाँ पर जो चालक होता है उसको कुछ दिखाई नहीं देता। इसके पीछे दूसरा रीजन ये भी है, एक्सीडेंटल जोन क्यों कहते हैं इस क्षेत्र को, क्योंकि आप देखो जो ये ऊपर से ठंडी जलधारा आ रही है वो प्लैंक्टन समुदाय के पौधे साथ लेके आती है, प्लैंक्टन समुदाय के। और जो प्लैंक्टन समुदाय के पौधे साथ लेके आती है तो इसके कारण ये इसे मछलियां खाती है, और मछलियां जब ये खाती है तो यहाँ पर सबसे अधिक मछलियां आपको देखने को मिलेगी, और ये अनुकूल स्थिति बन जाती है यहाँ पर मछलियों की। और इस अनुकूल स्थिति के कारण ही यहाँ पर मछलियां खाते हैं। सबसे अधिक मछुआरे यहाँ पर मछलियां पकड़ने के लिए यहाँ पर अपनी नाव लेकर आते हैं, और सबसे ज्यादा एक्सीडेंट यही होता है क्योंकि उसको दिखाई कुछ भी नहीं देता। कई बार ये जलधाराएं अपने साथ पर्वतों को भी लेके आ जाती है, जो आपके हिम के बने हुए पर्वत वो भी साथ लेती है, जो दिखाई ना देने की वजह से टकराव होने की वजह से टाइटैनिक जहाज था वो यही डूबा था। ये सबसे बड़ा रीजन था यहाँ पर। आ रही बात सुन में, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये आपकी लबैड्रो जलधारा जो है आपकी कौन सी लबैड्रो है, आ रही बात, ये कौन सी लबैड्रो जलधारा है। ठीक है जी, यहां तक चीजें आप लोगों को समझ में आ पा रही होगी, है ना। अरे यहाँ तक समझ में आ पा रहा होगा, है ना। उसके बाद अगर हम देखें और ठंडी जलधारा, तो ये आपका प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है। कौन सा ये आपका आता है प्रशांत महासागर। और इस प्रशांत महासागर में यहाँ पर एक ठंडी जलधारा चलती है क्षेत्र में, यहाँ पर एक ठंडी जलधारा चलती है। आरी भाषा में इसे बोलते हैं पेरू जलधारा। क्या कहेंगे, पेरू या हम्बोल्ट, पेरू या
हम बोल्ट, आरी बसों में हम बोल्ट। और ये भी क्या है, अपने आप में एक ठंडी जलधारा है। पेरू या हम बोल्ट भी क्या है, ठंडी जलधारा है। और ये ठंडी जलधारा होने की वजह से क्या है, इस क्षेत्र में ठंडी जलधारा होने की वजह से यहाँ हाई प्रेशर बना रहता है। और इस हाई प्रेशर के कारण विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल जो आपका इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल जिसे हम बोलते हैं अटागामा। कौन सा है, अटागामा। तो अटागामा विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, यहाँ पे इसका निर्माण हुआ है। क्योंकि हाई प्रेशर बना रहता है, वर्षा हो नहीं पाती, इसीलिए चिली के अंदर अटागामा मरुस्थल का निर्माण हुआ है। तो देखो सारी पश्चिमी महाद्वीपों में आप देखो, महाद्वीप के पश्चिमी भाग में आपको ठंडी जलधाराएं देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर किसका निर्माण हुआ है, मरुस्थलों का निर्माण हुआ है। तो कई बार सवाल आता है विश्व के सारे मरुस्थल पश्चिमी भागों में क्यों, यही सबसे बड़ा रीजन देखने को मिलता है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो पा रही होगी, है ना, यहाँ तक समझ पा रहे होंगे, है ना। आगे चल के चलते हैं, आगे और देखते हैं। अगर हम, ये तो हमने देखी अटलांटिक महासागर की, एक अटलांटिक महासागर की और जलधारा है। यहाँ पर एक द्वीप पाया जाता है जिसे हम फॉकलैंड द्वीप कहते हैं। और इस फॉकलैंड द्वीप के पास में यहाँ से एक ठंडी जलधारा चलती है, फॉकलैंड जलधारा। कौन सी है, फॉकलैंड जलधारा। तो ये भी आपको याद रखना है, फॉकलैंड जलधारा जो है ये भी अपने आप में क्या है, एक ठंडी जलधारा है। फॉकलैंड जो जलधारा है ये भी आपकी क्या जी, ठंडी जलधारा। आर्य भाषा में ये भी आपको याद है रखना है। तो कई बार आपसे ये भी सवाल पूछा है, फॉकलैंड जलधारा ठंडी जलधारा है या गर्म जलधारा, तो ये आपकी ठंडी जलधारा है। ठीक है जी। गल्फ स्ट्रीम, ये फ्लोरिडा जलधारा, ये सारी क्या आपकी गर्म जलधारा है। ये आपकी क्या सारी गर्म जलधारा है। जबकि लेबेड्रो आपकी ठंडी है, केनारी भी आपकी ठंडी है, लेकिन आपकी बेंगवेला और हमबोल्ट ये क्या आपकी ठंडी जलधारा है। आर्य भाषा में यहाँ तक कभी नहीं भूलोगे, है ना। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, अगर हम अगली बात करें तो अब हम बात करें प्रशांत महासागर की। किसकी, प्रशांत महासागर की। जब हम बात करते हैं प्रशांत महासागर की, तो प्रशांत महासागर की जब हम बात करेंगे, है ना, प्रशांत महासागर की जब बात करते हैं अपन, तो थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट करता हूं, जस्ट ए मिनट। ये आपका यहां से उठकर यहां चला जाता है आपका, ठीक है। प्रशांत महासागर की देख रहे हैं तो प्रशांत महासागर में ही चलेंगे, ठीक है जी। तो जब हम बात करेंगे प्रशांत महासागर, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका पूरा प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है। कौन सा, ये आपका क्या है, प्रशांत महासागर है। आर्य भाषा में प्रशांत महासागर है, ये भी आपका प्रशांत महासागर है। आर्य भाषा में जस्ट एक मिनट, मैंने एक मैप भी ड्रॉ किया होगा साइड में भी एक, है ना, ये रहा मिल गया, ठीक है। ये आपका प्रशांत महासागरीय जलधारा। आर्य भाषा में ये आपको उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, ये आपका एशिया वाला क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा होगा। सिर्फ एक रैंडमली आपको पढ़ने के लिए मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे तो यहाँ से भी क्या चलती है, विषुवतरेखीय जलधारा चलती है। आर्य भाषा में ये भी क्या चल रही है, विषुवतरेखीय जलधारा है। ये क्या है आपकी गर्म जलधारा है, ये क्या आपकी गर्म जलधारा है। आर्य भाषा में ये भी आपकी क्या है, गर्म जलधारा है, ठीक है ना। है ना, ये भी आपकी क्या है, गर्म जलधारा है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं विषुवतरेखीय जलधारा, विषुवतरेखीय जलधारा। ये आपकी क्या होगी, विषुवतरेखीय जलधारा, है ना। अब आप देखोगे ये दक्षिणी विषुवतरेखीय है, तो ये आपकी ऊपर का हो गया उत्तरी विषुवतरेखीय, ठीक है जी। अब जो ये जलधारा मैंने ड्रॉ की है, आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, ये जलधारा ये आपने ड्रॉ की है, इसको यहां से आप देखोगे तो ये जलधारा जो आपकी है, ये आपकी, ठीक है। और यहां से इस जलधारा का एक पार्ट इस क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है। इसे बोलते हैं क्यूरोसिव जलधारा, क्यूरोसिव जलधारा, ठीक है जी। ये आपकी क्यूरोसिव जलधारा है, ठीक है ना। यहां पर एक द्वीप और पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं क्यूराइल द्वीप, और इस क्यूराइल द्वीप के नाम से इसे एक धारा और निकलती है, बोलते हैं क्यूराइल जलधारा। आर्य भाषा में इसे क्या बोलते हैं, क्यूराइल जलधारा, ठीक है जी। ये गर्म जलधारा है। यहां पर आप देखो ये अलास्का है, और अलास्का के अंदर यहां पर ये जलधारा आपकी क्या कहलाएगी, अलास्का जलधारा, अलास्का जलधारा। तो आपसे सवाल रहता है अलास्का जलधारा क्या आपकी गर्म जलधारा है। नीचे की ओर आओगे आप, ये पूरा इसका विस्तृत क्षेत्र है, ना कि छोटा सा इतना का, बहुत बड़ा क्षेत्र है इसका ना। ये आपके प्रशांत महासागरीय आप बोल सकते हो, प्रशांत महासागरीय जलधारा है आपके, उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा इसे बोलते हैं।
आ रही बात समझ। और ये उत्तरी प्रशांत जलधरा है, ये आपकी गर्म जलधरा है। लेकिन आपको बता दो यहाँ से आते आते ये क्या हो जाती है, इसके आप यहाँ पर आते आते ये क्या हो जाती है, ठंडी है। यहाँ तक तो ये गर्म है, लेकिन यहाँ से एक जलधरा और चलती है जो कि आपकी ठंडी जलधरा है। आपको बता दूं ये जो जलधरा एक ऊपर से आती है, इस क्षेत्र से आप बोल सकते हो ठंडे इलाकों से, यहाँ से एक जलधरा और आती है जो कि आपकी ठंडी जलधरा है। और ये ठंडी जलधरा जो आती है ये आपके ये कैलिफोर्निया के पास में आती है। ठीक है जी, ये कैलिफोर्निया के पास में आती है। और यहाँ पर ये कैलिफोर्निया के पास में जैसे बोलते हैं कैलिफोर्निया जलधरा, ये कौन सी है, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया आ रही बस में। ये कैलिफोर्निया जलधरा और ये ठंडी जलधरा है। और ये ठंडी होने की वजह से यहाँ पर एक मरुस्थल का निर्माण हुआ जिसे हम बोलते हैं कैलिफोर्निया मरुस्थल। आ रही बस में, कौन सा, कैलिफोर्निया मरुस्थल। आ रही बस में। तो ये आपकी कैलिफोर्निया जलधरा ठंडी है, लेकिन यहाँ पर ये आप देख रहे हो अलास्का, ये उत्तरी प्रशांत सागरीय जलधरा, ये आपकी यहाँ तक गर्म जलधरा है। लेकिन एक जलधरा यहाँ से आती है ऊपर से, जिसे हम बोलते हैं कैलिफोर्निया जलधरा, ये यहाँ पर आकर टकराती है, ध्रुवीय क्षेत्रों से आने वाली है। तो ये आपकी कैलिफोर्निया जलधरा। तो ये ऐसा सर्कल इसका चलता रहता है। आ रही बस में, ये सर्कल आपका चलता रहेगा, ठीक है ना, ये आपका सर्कल ऐसे इस प्रकार से चलता रहता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जो मैंने आपको पहले यहाँ पर आपको बताया, ये अटलांटिक महासागर की, ये आपको प्रशांत महासागर की जलधरा दिखाई दे रही होगी, है ना। तो ये जलधाराएं आपके चलते, ये क्यूराइल जलधरा है, ठीक है ना, ये आपकी ठंडी गर्म जलधरा है। तो आपको ये पता लगना चाहिए कि इस तरीके से महासागरीय जलधारा चलती है। आपके नाम पूछ दिया जाए, अगर आपसे पूछा जाए गर्म कौन सी है, ठंडी कौन सी है, देखो ये सारी सारी कौन सी है, गर्म जलधरा आ रही है, ठीक है, नीचे आएगी वो गर्म। लेकिन आपको बता दो नीचे से ऊपर से जो आने वाली जलधरा है वो क्या है आपकी, ध्रुवीय क्षेत्रों से जलधरा है वो आपकी ठंडी होगी। महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में जलधरा देखने को मिली, वो भी आपको ज्यादातर आपको ठंडी जलधाराएं देखने को मिलेगी। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें हिंद महासागर की जलधाराओं की, आइए हम बात करते हैं हिंद महासागर की जलधारा। ये आपका हिंद महासागर है। और हिंद महासागर के क्षेत्र की जलधाराओं की बात करें तो आपको बता दूं, इस क्षेत्र से आपकी जलधाराओं की जो उत्पत्ति होती है वो इस क्षेत्र से आप देखेंगे यहां से इस तरीके से, जस्ट ए मिनट, है ना, इस तरीके से ये सारी सारी क्या गर्म जलधरा है। ठीक है, ये आपकी क्या है, गर्म जलधरा है। ठीक है, और इस क्षेत्र में आपके जो मैंने आपको यहां से बताया था, आपको ये विषुवत-रेखीय जलधरा आपकी आ रही थी, ये विषुवत-रेखीय जलधरा, जो ये विषुवत-रेखीय जलधरा थी वो यहां पर आएगी इस क्षेत्र में, ये कहलाती है पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधरा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधरा। अरे बस में यहां पर ये जलधारा आई है, इसे बोलते हैं हम मोजाम्बिक जलधारा। क्या बोलते हैं, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक जलधारा। और ये गर्म जलधारा है। आरी बस में, ये कौन सी है, गर्म जलधारा। लेकिन यहां से एक नीचे से एक जलधारा चलते हैं, जिसे हम बोलते हैं ठंडी जलधारा है, और इसे बोलते हैं मेडागास्कर जलधारा। कौन सी है, मेडागास्कर। आरी बस में उसके बाद आप देखोगे यहां पर जस्ट इसके नीचे यहां से एक जलधारा और चलती है इस प्रकार से, और ये जो जलधारा आपकी है ये कहलाती है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। कौन सी है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। अरे बस में ये आपके पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। और ये पश्चिमी जो ऑस्ट्रेलियाई जलधारा है ये आपकी ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। आरी वसन में ये ठंडी जलधारा है। तो इस ठंडी जलधारा होने की वजह से इस क्षेत्र में क्या हो गया, आपका एक पर्वत मरुस्थलों का निर्माण हुआ है। आप देखेंगे इन क्षेत्रों में यहाँ पर आपके मरुस्थल देखने को मिलेंगे आपको, है ना। ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप देखेंगे सबसे पहले आपको यहाँ मरुस्थल देखने को मिलेगा, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा सैंडी मरुस्थल। अरे कौन सा, सैंडी। सैंडी के बाद आप देखेंगे गिब्सन। कौन सा होगा, गिब्सन, गिब्सन। और गिब्सन के बाद आप देखेंगे तीसरा जो आपका उसे बोलते हैं विक्टोरिया। आरी बस में विक्टोरिया। तो ये मरुस्थल, तीन मरुस्थलों का निर्माण हो वो कहाँ, ठंडी जलधारा की वजह से हुआ है। तो इन क्षेत्रों में जलधारा चलती है वो कौन सी होगी, ठंडी जलधारा होगी। आरी बस में ये सारी सारी क्या होगी, आपकी ठंडी जलधारा होगी। इसी कारण यहाँ पर हाई प्रेशर बना रहता है और वर्षा नहीं हो पाती। यहाँ पर आप देखेंगे मोजाम्बिक जलधारा है, यहाँ पे ये मेडागास्कर जलधारा है। तो इस तरीके से ये पूरा पूरा क्या था, आपका मैप था, ठीक है ना। तो मैप के थ्रू आप देखेंगे ये सारी सारी हमने जलधाराओं को कवर करने की कोशिश की है। आरी बस में यही चीज मैं आपको बताने के लिए आपको मैंने स्टार्टिंग में ये चीज दिखाई थी। ये पूरा पूरा जो सिस्टम था मैंने आपको ये दिखाया था इस तरीके से। तो ये सारा सारा साइकिल चलता रहता है इस तरीके से। आरी बस में यहाँ तक कोई भी किसी बच्चों किंतु परंतु, तो ये छोटा सा टॉपिक था महासागरीय जलधारा। और इससे सवाल पूछा था, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है क्यूराइल ज्यादा ठंडी
ठंडी है या गर्म है, या फिर किन क्षेत्रों में चलती है। उसके बाद आप देखोगे अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बेंगवेला जलधारा ठंडी है या गर्म है। आपसे पूछा जाए पेरू या हम्बोल्ट जलधारा कहाँ चलती है, तो प्रशांत महासागर में। किस प्रकार की जलधारा, तो ठंडी जलधारा है। आ रही बात समझ? तो इस तरीके से आपको मैप के अंदर डिनोट करना है इन सारी चीजों को। आ रही जी बात समझ में? यहाँ तक कोई किंतु परंतु? ठीक है जी। तो सेशन को लाइक और शेयर किया करो भी, ज्यादा से ज्यादा कमेंट भी किया करो सेशन पर। आ रही बात समझ? तो आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।